हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने सारे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कर लिया है। अभी कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बाकी थे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाकी हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस थियरी वाले हैं जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, वो आपको एक बार अच्छे से नोट्स में लिख लेना है और ये चेक करना है कि आपको ये आता है कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर। और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ है, क्वेश्चन 1। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। देखो, सपोज यहाँ पे कोई एक हॉर्स है, ठीक है, और वो कोई एक कार्ट को खींच के जाना चाहता है। हॉर्स को मुझे नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये हॉर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है, कार्ट के ऊपर जो ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑन कार्ट बाय हॉर्स होगा। तो कार्ट सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा हॉर्स के ऊपर, तो फोर्स ऑन हॉर्स बाय कार्ट। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि नेट फोर्स तो भाई ज़ीरो हो रहा है, और नेट फोर्स ज़ीरो हो रहा है तो फिर ये सिस्टम आगे कैसे बढ़ता है। तो ये भी चेक कर लो कि यहाँ पे एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है, बट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ से ये डिवीज़न निकाल लूँ तो ये जो कार्ट है, ये कार्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो एक ही है। कौन सा? फोर्स ऑन कार्ट ड्यू टू हॉर्स। ठीक है ना, कार्ट के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, मतलब कार्ट के एक अकेले के लिए नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, बट नेट फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, हॉर्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। वो किसकी वजह से? कार्ट की वजह से। बट हॉर्स खुद क्या करता है, ज़मीन के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाएगा जिससे कि ज़मीन उसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाए। तो ये जो नीचे जो ग्राउंड है उसका जो फॉरवर्ड फोर्स है उसकी वजह से हॉर्स आगे बढ़ता है, और कार्ट के ऊपर भी एक ही फोर्स लगता है, फोर्स ऑन कार्ट ड्यू टू हॉर्स, इसीलिए कार्ट भी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ खास याद रखनी है कि अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सिंगल बॉडी के ऊपर है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। बट अगर दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है बट डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। जैसे कि हम चलते हैं रास्ते पे, ठीक है ना, तो हम करते क्या हैं कि हम जो अपना फोर्स है वो ज़मीन के ऊपर लगाते हैं, ज़मीन है वो हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है बट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़ है। एक फोर्स लग रहा है हम पे, एक फोर्स लग रहा है ज़मीन पे। तो हमारे ऊपर तो एक ही फोर्स लगा, तो एक ही फोर्स है तो वो अनबैलेंस्ड होगा, और अनबैलेंस्ड है तो उसकी हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं, हमारी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है। हम रेस्ट में है तो मोशन में आ जाते हैं, अगर मोशन में है और स्टॉप होना चाहे तो स्टॉप भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब रेस्ट में वापस आ सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन वाई इज इट डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे कोई एक इंसान है, उसके हाथ में एक लंबी, एक कहीं से पानी से आ रही एक पाइप है। ठीक है, और ये अच्छे से पकड़े हुए हैं। ठीक है ना, पाइप को अच्छे से पकड़ के रखा है। अब ये जो पाइप है उसमें से पानी निकल रहा है फुल स्पीड से। ठीक है ना, तो कोई ना कोई मास बाहर की ओर निकल रहा है
और विथ सम वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो जो सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम क्या रहता है, ज़ीरो। इसीलिए यहाँ पे जो होज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मतलब जितना फोर्स से पानी बाहर निकल रहा है उतना ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट ये होज पाइप के ऊपर लगेगा। और पाइप को कौन पकड़ के रखा है, ये इंसान, तो उसको ये पाइप पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना, एक्सप्लेन वाई इज इट डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। तो ये होल्ड करना क्यों डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप अपने ओन वर्ड्स में भी दे सकते हो, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है वो सफिशिएंट होना ज़रूरी। क्वेश्चन 3 देखो, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम, राइफल का मास है उसको मैं M1 नाम दे देता हूँ और कितना है 4 किलोग्राम। अब बुलेट ऑफ मास, बुलेट का जो मास है उसको मैं नाम दे देता हूँ M2, कितना है 50 ग्राम। 50 ग्राम है, अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ तो 0.05 किलोग्राम आएगा, क्योंकि मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है U2 कितना है 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, राइफल की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। चलो, तो यहाँ पे V1 हमें फाइंड करना है, इसको नाम दे देते हैं V2, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी बट है तो आफ्टर फायरिंग। ठीक है, तो एकदम सिंपल है कि यहाँ पे टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, तो क्या लिखोगे, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम मतलब M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। M1 है 4, V1 फाइंड करना है, M2 दिया हुआ है 0.05 और V2 दिया हुआ है 35। ये 0 0 रहेगा क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट में थे। ठीक है, मतलब 4V1 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है उसको ऑपोजिट साइड लेके जाते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, तो -0.05 इंटू 35। अब डिवाइड बाय 4 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.05 इंटू 35 डिवाइड बाई क्या करना है 4, तो आपका आंसर आएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड। 0.4375 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अभी एक दूसरा एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। 2 ऑब्जेक्ट का है ना, दोनों को अलग अलग नाम दे देते। चलो, M1 है वो 100 ग्राम है और M2 है वो 200 ग्राम है। आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन and direction with velocities 2 meter per second and 1 meter per second, मतलब U1 equal to 2 meter per second and U2 equal to 1 meter per second. They collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी बनती है वो 1.67 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, मतलब V2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी आप लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे करना क्या है, टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, मतलब m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम में आएगा m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, एकदम इजी है, बस सिर्फ वैल्यूज़ डाल दो यहाँ पे। और मास को ग्राम में से किलोग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, सोचो, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ मास है, तो ग्राम जो यूनिट है वो वैसे भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100 और v1 वेलोसिटी है 1.67 प्लस 100, सॉरी m2 है ना, मतलब 200 और v2 हमें फाइंड करना है, इक्वल टू m1u1 तो 100 इंटू 2 प्लस m2u2 तो 200 इंटू u2 मतलब 1। ठीक है, तो ये बना 167 प्लस 200v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 400। तो 200 इंटू v2 इक्वल टू 400 माइनस क्या करना पड़ेगा 167। ठीक है, तो 400 माइनस 167 करो, आपका आंसर आएगा 233। ठीक है, तो फिर आपको v2 क्या मिलेगा 233 डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा 200, मतलब ये आएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड, 1.165 मीटर पर सेकेंड। चलो क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी फिनिश हुए। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, अ ट्रक starts from rest, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Starts from rest मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कहा है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0 और वो t इक्वल टू 20 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रहा है 400 मीटर। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है एक्सेलरेशन। फाइंड द फोर्स ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मैट्रिक टन, मतलब अगर मास है वो 7 मैट्रिक टन है और 1 मैट्रिक टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम, तो 7 इंटू 1000 किलोग्राम होगा मास, और तब हमें फाइंड करना है फोर्स। एकदम इजी है। सबसे पहले एक्सेलरेशन ढूंढ निकालते हैं। तो x डिस्टेंस दिया है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख दो, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, अब x दिया हुआ है 400, इनिशियल वेलोसिटी है 0, मतलब यू टी हो गया 0, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम दिया हुआ है 20, तो ये 20 का स्क्वायर होगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 400 इक्वल टू एक्सेलरेशन a इंटू 20 का स्क्वायर होगा 400 डिवाइड बाई 2, मतलब ये 200 हो गया। तो एक्सेलरेशन मुझे मिला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना था, अब हमें ढूंढ निकालना था फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू लिख दो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 7000 इंटू 2, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है 14000 न्यूटन, ये लग रहा है फोर्स।
ठीक है। एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस एंड टाइम की हेल्प से क्या करना था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था, और वही एक्सेलरेशन यहाँ पे F इक्वल टू ma में रखना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टोन का मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम। इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग। मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ट्रैवल कितना कर रहा है, डिस्टेंस 50 मीटर, और लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, रेस्ट में, मतलब v इक्वल टू 0। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। ठीक है, तो एकदम सिंपल है कि सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करो, क्योंकि मास दिया हुआ है, फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले फाइंड कर लो एक्सेलरेशन। चलो क्या करेंगे, तो 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 2a फाइंड करना है, x है 50, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मिला -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों मिला, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तब आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स जो लग रहा है वो ऑपोजिट टू वेलोसिटी है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1 इंटू एक्सेलरेशन -4, तो फोर्स आएगा -4 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगी, तो आपको लिखना है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और 8000 किलोग्राम मास, 8000 किलोग्राम मास, सॉरी इंजन का है, पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 किलोग्राम। मतलब ये इंजन का मास है, इंजन का मास है तो उसको हम कुछ अलग नाम दे देते हैं। तो इंजन का मास है, उसको मैं ME नाम दे देता हूँ, मास ऑफ इंजन। ठीक है, और जो मास ऑफ वैगन्स है वो आपको दिया हुआ है 2000 किलोग्राम, बट ऐसे कितने हैं, 5 वैगन्स है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, टोटल फोर्स कितना लगाता है वो 40,000 न्यूटन, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स को मैं स्मॉल f नाम दे देता हूँ, और वो आएगा 5,000 न्यूटन, बट उसको मैं नेगेटिव रखूँगा। क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल जो फोर्स लग रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये जो हमारा फोर्स है इंजन का फोर्स, उसको अपोज कर रहा है, इसलिए मैं नेगेटिव फोर्स लेने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे लिखना है ऑपोजिट टू मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन रहेगा। हाँ, कोई कोई केस में मोशन को सपोर्ट भी करेगा, बट वो आपके 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। जब आगे आप 11th-12th स्टैंडर्ड में साइंस में आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा फ्रिक्शनल फोर्स है वो ना सिर्फ अपोज करता है बट कभी कभी हेल्प भी करता है। ठीक है चलो यहाँ पे देखते हैं, देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। चलो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स। तो मैं यहाँ पे कर दूँ F नेट
इक्वल टू हमारा फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। हमारा फोर्स क्या था 40,000 न्यूटन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स था -5,000, तो ये हमारा आंसर आया 35,000 न्यूटन। ठीक है, चलो फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। चलो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन में क्या करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मतलब एफ नेट डिवाइड बाय मास, तो हमें टोटल लेना पड़ेगा ना, मतलब इंजन प्लस वेगन सबका, मतलब एफ नेट डिवाइड बाय आप क्या करोगे, मास ऑफ इंजन प्लस 5 टाइम्स मास ऑफ वेगन, क्योंकि मास ऑफ वेगन हमें दिया हुआ है 2000 किलोग्राम, बट ऐसे 5 वेगन्स कनेक्टेड है। ठीक है, चलो एफ नेट कितना है 35,000, मास ऑफ इंजन कितना है, तो मास ऑफ इंजन है 8,000 प्लस 5 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 2,000, 35,000 डिवाइड बाई 18,000, तो ये आपका आंसर आएगा 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन। अभी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है थर्ड, द नेट फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2, द नेट फोर्स ऑन वेगन 1 ऑन वेगन 2, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो नेट फोर्स ऑन वेगन 1 ड्यू टू वेगन 2 क्या आएगा, तो समझो कि एक इंजन है, उसके साथ 5 वेगन से छोटे छोटे, अब फाइंड क्या करना है, द फोर्स ऑन वेगन 1 ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2, ये 1 2 3 4 5, आपको ये 2 के ऊपर फोर्स फाइंड करना है। तो 1 है वो 2 के ऊपर कितना फोर्स लगा पाएगा, समझो, तो वो उतना फोर्स लगाएगा जिससे कि ये एक्सेलरेशन मिले इतने जो 4 रिमेनिंग वेगन से उनमें। ठीक है, मतलब कि इंजन है वो वेगन 1 को खींचने का काम करता है, तो वेगन 1 है वो बाकी के चारों को खींचने का काम करता है, मतलब ये चारों का मास आएगा इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो आपको लिखना है फोर्स ऑन वेगन 1 ड्यू टू 2, या तो सॉरी फोर्स ऑन वेगन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ वेगन इंटू एक्सेलरेशन आएगा, 4 इंटू 2000 इंटू एक्सेलरेशन 1.94, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 15,520 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया ना, सेकंड के ऊपर फोर्स लग रहा है, बट जो 1 लगा रहा है फोर्स वो सिर्फ सेकंड को नहीं खींच रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 4 वेगन्स को खींच रहा है, इसलिए चारों का मास हमने यहाँ पे रखा है। और एक्सेलरेशन तो सबका सेम है क्योंकि सब जुड़े हुए, सब एक ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज यहाँ तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक। आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी सॉल्यूशन में या प्रीवियस जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में 1 2 3 4 आपको खुद लिखने हैं, MCQ टाइप है, कोई कोई लॉजिकल क्वेश्चन है, तो खुद ट्राई करने हैं। अगर ना समझ में आए तो कांटेक्ट कर सकते हो, और इसमें भी कहीं पे आपको डाउट लगे तो एनी टाइम पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।